तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हमने आपको पढ़ाई थी वो नियर अबाउट सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे। अब उस पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जो न्यूमेरिकल नेचर की है, इस तरह से हम उसको प्रैक्टिस कराएंगे। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनते हैं उसको भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करा देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है उसमें क्लियरिटी आ जाएगी और अच्छे से आप सीख सकते हैं। ठीक, कुछ भी जो छूटा हुआ है, जो आप कहीं कहीं लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत कहीं छूट गया, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी बाय द क्वेश्चंस। ठीक, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ज़्यादा ही करवा देंगे। ठीक, एक सीरीज ही रहेगा पूरा क्वेश्चंस का, धीरे धीरे होता रहेगा सारी चीज़ें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड पे करा दिए जाएंगे, बाकी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम फ़ोन से करा देंगे या फिर किसी और तरीके से करा दिया करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अगर हम पहले क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो एक वर्ड हमने लिखा है डेंसिटी, तो डेंसिटी का जो मतलब आपको बताया गया था, हमने कहा था डेंसिटी अगर कहीं पे भी दिखे तो डेंसिटी का, जैसे आपने पढ़ा होगा, रो इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी डेंसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की जो मास होती है पर यूनिट वॉल्यूम को ही आप क्या बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। ठीक, इसी तरह से हमने एक एनर्जी आपको बताई थी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक, तो और ये जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, इसके कई फार्मूले आपको बताए गए थे। जैसे जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होगा उसको आप कैसे लिख सकते हो, हमने बताया था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बताया था मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को। ठीक, या फिर इसी को हमने बताया कि आप लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। तो यहाँ जो ये चीज़ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पूछते हैं। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का हमने आपको कल बताया था वो क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक, तो इसमें से आप मैच करा लीजिए कि कौन सा है। ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है तो ये हो नहीं सकता, बाकी यहाँ पे 1/4 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें आपको देखना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही। लेकिन ए वाला क्यों नहीं हो सकता, हाफ लोड इंटू डिफ्लेक्शन, पी इंटू डेल्टा है, और ए जो है हाफ पी इंटू डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, या सिर्फ और सिर्फ रेजिलेंस बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक, टोटल वॉल्यूम में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चंस पे। इस पे देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द सेक्शन ऑफ XX इन फिगर। तो ये कह रहे हैं कि एक फिगर दिए हैं, एक कोई इस तरह से ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो प्रिज्मेटिक है उसमें से इतना पोर्शन उन्होंने काट के निकाल लिया है। तो इसी पोर्शंस पे, यानी ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, स्ट्रेसेस बोल रहे हैं। और तो आप इस सेक्शन पे, यानी इसी इतने सेक्शन पे आपको स्ट्रेस निकाल के बताना है।
इस सेक्शन पे स्ट्रेस और इस सेक्शन पे स्ट्रेस, दोनों में स्ट्रेसेस क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया हो डिफरेंस है, यहाँ पे एरिया जो है डिफरेंस है। यहाँ का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके सेंट्रॉइड से, यानी इस पूरे सेक्शन के कहाँ से होके जा रही है, सेंट्रॉइड से होके जा रही है। लेकिन इतने सेक्शन में अगर हम बात करें तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, यानी इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगा, यहाँ से अगर वो पास करेगा तब तो हम क्या करेंगे कि उसके सेंट्रॉइड से पास होता है, ठीक। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा और जो यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा बहुत हार डिफरेंस होंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। अब देखिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे निकालने के लिए, जैसे इसको हम वाई वाई कह दें, तो इस वाई वाई सेक्शन पे अगर आपको निकालना है स्ट्रेस, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, जो स्ट्रेस हमने बताया था सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, यही होता है। और स्ट्रेस की जो यूनिट बताई थी हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर, या न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, MPa बोलते हैं। सारी चीज़ें रिकॉल करते रहिए। अब यहाँ पे है P बाई ए, तो यहाँ पे जो P है ये सिर्फ P लगा रहा था तो P तो वही रहेगा। और आगे क्या चेंजिंग होगी इसमें, एरिया। तो इन्होंने क्या किया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है यहाँ पे इन्होंने क्रॉस सेक्शन बना के दिखा दिया है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है वो b है और जो डेप्थ है 2d है, 2d है ना कि d है, ठीक। यानी d प्लस डी इक्वल टू 2d। ए आपका b हो गया, ये कितना हो गया 2d हो गया। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया जो आप स्पेस देख रहे हो इसके अंदर वही क्या है, एरिया है। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो b इंटू आप क्या कर लोगे 2d कर लोगे। तो अब ये जो आ जाएगा p बाई 2bd। ए जो होगा किस सेक्शन पे स्ट्रेस आ जाएगा, इस वाई वाई सेक्शन पे स्ट्रेस। अगर ये वाई वाई सेक्शन पे स्ट्रेस बोले होते तो यही सीधे सीधे P बाई 2BD कहीं ऑप्शन में दिया होता वही हो जाता, ठीक। लेकिन इन्होंने वाई वाई सेक्शन पे ना पूछकर यक्स सेक्शन पे पूछा है। तो देखिए आप बताइए कि यक्स सेक्शन पे क्या हो जाएगा, ठीक। तो जो जनरली आप करेंगे, या अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं तो इस सेक्शन पे यानी सिग्मा एट एक्स एक्स पे जो आप बताओगे वो सिर्फ आप ऐसे करोगे, ये जो लोड लग रहा है P बाई कितना कर दोगे, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, यही आप करोगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका आधा कर लीजिए, ठीक, तो b इंटू डी बाई 2d था तो इतना कितना हो जाएगा d। तो आप क्या करोगे b इंटू डी, आप यही बताओगे, ठीक। क्यों, हाँ यही करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इट इज़ रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्या रीज़न है इसका, देखिए ऐसे आपको नहीं करना। यानी ये जो फार्मूला आपने लगाया है सिग्मा एक्स इजकल टू पी बाई बी डी, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। और ये जो ट्यूडनल स्ट्रेसेस है वो कब लगता है, यह फार्मूला आप कब वैलिड होता है। सपोज कीजिए कि एक ये बार है इस तरह से, इस बार में अगर आप पी लोड लगा रहे थे तो क्या होगा, इस P के कारण किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, आप यहाँ कोई क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, बट दिस क्रॉस सेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा वो P के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होना चाहिए। तो हमने मान लिया 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस लगेगा यानी जो सिग्मा लगेगा। अब इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम बाहर निकाल के देखें, सपोज कीजिए इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा हो, इसकी एरिया ए हो, तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा P बाई ए। अब इसका जो स्ट्रेस होगा, जैसे अगर इस क्रॉस सेक्शन पे जब आप देखोगे, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक क्या होगा, वो यूनिफॉर्म नेचर का होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यानी P बाई ए की अगर कोई वैल्यू आप सपोज कीजिए कि 10 MPa है, तो होगा क्या कि ऊपर भी यानी एवरी क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी जाओ या नीचे जाओ, एवरी पॉइंट पे क्या होगा 10 MPa का यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह क्या लगेगा 10 MPa का। यानी यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन
एक कब होगा, जब आप जो लोड लगा रहे हो वो उसके कहाँ से पास हो, सीजी से पास हो या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो, उसके परपेंडिकुलर, ठीक। पर क्या ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोड है वो क्या यहाँ से होके पास हो रहा है, नहीं, ये यहाँ से ऊपर होके पास हो रहा है, ठीक। तो ठीक है, अब इसी में देखिए आप, अब हम क्या कर रहे हैं कि वही सेक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो लोड का जो नेचर था उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यानी अब जो लोड लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, ये भी क्या है, एक्स एक्स एक्सिस, ठीक। लेकिन अब जब लोड अगर सपोज कीजिए आप यहाँ कहीं लगा दीजिए, इसके लॉन्ग कहीं लगा देते, पी लगा देते, ठीक। तो अगर आप पी लगा रहे हो तो होगा क्या, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जब आप देखोगे तो इस लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के ऊपर कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हो, सपोज कीजिए कि उसकी इसेंट्रिसिटी ई हो गई, उसको आप टेक्निकल टर्म में इसेंट्रिसिटी ई बोलते हैं। यानी जो लोड का डायरेक्शन है उसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, उसी को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो कितना इसेंट्रिसिटी है, ई। तो अब क्या होगा, आप खुद सोचिए कि अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे इतने डिस्टेंस पे, तो इस पर क्या करेगा, एक मोमेंट जनरेट करेगा। एक क्या जनरेट करेगा, मोमेंट। अगर ये आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको कंप्रेसिव नेचर का ले लीजिए इस तरह से, तब आपको समझ में आ सकता है कि अब इसके क्रॉस सेक्शन पे जब आप देखोगे, इस तरह से जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, इस क्रॉस सेक्शन पे लगना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वहाँ ना लग के यहाँ पे लग रहा है। तो इसको क्या करेगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस तो जनरेट होगा ही, साथ साथ में एक बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट होगा। यानी अब ऐसा करने से दो तरीके के स्ट्रेसेस उस सेक्शन पे लगेंगे। इस एक्स एक्स सेक्शन में कितने स्ट्रेसेस, दो स्ट्रेसेस। एक तो होगा नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और जो दूसरा लगेगा वो क्या लगेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस लगेगा। हालांकि ये बाद में आपको बताया जाएगा और अच्छे से, ठीक। पर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह क्या होते हैं। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये आप जानते हो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा बाई ए। यानी नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा इजकल टू पी बाई ए होता है, सॉरी, सिग्मा इजकल टू पी बाई लोड पर यूनिट एरिया आप नॉर्मल स्ट्रेस लिखते हो। लेकिन जो बेंडिंग स्ट्रेसेस लिखा जाता है, जिसको आप जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हो, एफ आर से या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है यम बाई आई अबाउट एक्स वाई, जिस एक्सिस के अबाउट इंटू क्या, वाई, ठीक। यम बाई आई एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब ये फार्मूला हमको पता चल गया क्या, कि अगर लोड जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ना लग के थोड़ा ऊपर लगे या नीचे लगे, तब वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में वहाँ क्या लगेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी लगेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं यूनी एक्सियल बेंडिंग बोलते हैं या बाई एक्सियल बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब आइए इस क्वेश्चंस पे देखते हैं। अब इस सेक्शन पे अगर आपको निकालना है तो सेक्शन को बाहर ले आइए। तो इस सेक्शन पे आप क्या देखो कि जो लोड जो लग रहा है इसके लॉन्ग लग रहा है, यानी पी कहाँ से पास हो रहा है, इसके एज से पास हो रहा है, पी से, ठीक। अब आप बताइए इसकी जो एक्सिस है, यहाँ से इतनी जो इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब देखिए इतना है डी, इतना क्या है, डी है, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी बाई टू हो जाएगी। इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी बाई टू। इसमें ध्यान देना है आपको, इतना डी है, ऊपर वाला डी है, ओवरऑल 2D है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे डी बाई टू आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, इसी से क्वेश्चंस गलत होता है अगर ध्यान नहीं देंगे आप। छोटी आसान सी चीज़ें, सिली मिस्टेक्स इसी को बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब निकाल लीजिए आप, पहले आप जो स्ट्रेसेस होगा, यानी सिग्मा जो नेट होगा वो दो हो जाएगा। एक तो होगा सिग्मा नॉर्मल प्लस सिग्मा बेंडिंग हो जाएगा। तो आपका जो सिग्मा नॉर्मल है, नॉर्मल आप निकालिए इस सेक्शन पे। तो जो पी लग रहा था,
P बाई बी इंटू डी। अब इसका क्रॉस सेक्शन लेना है तो यहाँ पे क्या है, B तो है ही है, साथ साथ में ए D है इतना, तो ए हो गया आपका B इंटू डी। P बाई बी डी हो गया, सिग्मा नॉर्मल हो गया, और जो बेंडिंग हमने बताया बेंडिंग, अब यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है, एम इक्वल टू आप लिख सकते हो P इंटू इसेंट्रिसिटी। ठीक, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना था P और डिस्टेंस कितना है E, तो एम इक्वल टू आप लिख सकते हो P इंटू ई। ठीक, अब ये मोमेंट हो गया यानी P इंटू ई, या सीधे सीधे पहले फार्मूला लिख देते हैं, एम बाई आई इंटू वाई। ठीक, तो अब यहाँ पे आप जब लिखोगे B इंटू डी, फिर प्लस एम बाई आई इंटू वाई है, तो एम की जगह P इंटू ई लिख दीजिए, और आई की जगह, अब आई आप क्या लोगे, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्या लिया जाए, तो आप बताइए। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, इसी सेक्शन का, यानी यहाँ ये जो सेक्शन है इसका आप आई लोगे, तो इसका जो आई हो जाएगा वो क्या होता है, बी डी क्यूब अपान 12 हो जाएगा। डी इतनी है तो बी डी क्यूब अपान 12, 12 ऊपर चला जाएगा, जो नीचे लिखते हो ऊपर चला गया। अब क्या हो गया, वाई कितना होगा, यहाँ पे वाई देखिए, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, ये आपका डी बाई 2 है, इतना कितना है, डी बाई 2 है, तो आप यहाँ डी बाई 2 लिख दीजिए। ठीक, अब ये डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको जो आप ऐड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए नीचे आपका बी डी हो गया, नीचे आपका, हाँ ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। जब ई की वैल्यू आप रखोगे तो ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डी बाई 2 है, तो एक लाइन और लिख लीजिए, P बाई बी डी प्लस, आप 2 कट गया तो 6 हो गया, और P और E की जगह D बाई 2 कर दीजिए, और ये आपका बी डी स्क्वायर था इंटू, और क्या बच रहा है, D बाई 2 बच रहा है, नहीं D तो हमने काट दिया था ना, D बाई 2 कैंसिल कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, एक D यहाँ से कट गया, एक D यहाँ से, 2 3 हो गया। ठीक, अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो मेरे समझ से कितना आ जाना चाहिए, P बाई बी डी प्लस 3 P बाई बी डी, ऐड कर लीजिए तो बी डी हो जाए, नीचे 1 प्लस 3 4 P हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें मैच करा लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 4P बाई बी डी। तो ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, सीख जाओगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना, यानी इस डिस्कशन से, इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हो कि जो स्ट्रेस था किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब लगता है, कब उसमें बेंडिंग लगता है। ठीक, अगर उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर लोड पास कर रहा है तब तो सेक्शन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गए, वो भी क्या नॉर्मल हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है या टेंशन हो सकता है। ठीक, और बाकी बेंडिंग स्ट्रेसेस तब होगा तब उसमें क्या हो, इसेंट्रिसिटी हो, लोड में क्या हो, इसेंट्रिसिटी हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आइए, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं हम कि फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग होगा, ये ड्यू टू बेंडिंग। ठीक, अब बेंडिंग के कारण यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। ठीक, बेंडिंग से स्ट्रेन एनर्जी जो आती है, अब जो स्ट्रेन एनर्जी है कई तरीके के आपको बताए गए, आपको बेंडिंग से भी हो सकती है, बेंडिंग से भी हो सकती है स्ट्रेन एनर्जी, और किससे हो सकती है, एक्सियल लोड से भी हो सकती है, एक्सियल लोड से भी हो सकती है, और शीयर फोर्स से भी हो सकती है, शीयर
फोर्स, तीनों से भी हो सकती है, ठीक। यानी बेंडिंग से भी क्या होती है, किसी भी मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी आती है, एक्सियल लोड लगाते हो तब भी आती है, शियर फोर्स से भी आती है, और टॉर्शन से भी क्या आती है, स्ट्रेन एनर्जी आती है। टॉर्शन से भी क्या होती है, शन से भी क्या आती है, स्ट्रेन एनर्जी। तो इतना तो आप समझ गए इस क्वेश्चन से कि स्ट्रेन एनर्जी किसी से भी हो सकती है, बेंडिंग से भी हो सकती है, एक्सियल लोड से भी होती है, शियर फोर्स से भी, टॉर्शन से भी हो सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आगे आगे का है, जब आपको डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो बेंडिंग से जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। यानी एनर्जी जो यू की वैल्यू होती है, आप उसको यम किसी भी सेक्शन पे आप मोमेंट ले लीजिए, उस सेक्शन का मोमेंट को स्क्वायर करिए, फिर आप dx कर दीजिए बाई 2EI कर दीजिए, ठीक। ऐसे एक्सियल फोर्स के कारण होता है p स्क्वायर dx बाई 2AEI होता है, ठीक। इस तरह से आप निकालते रहोगे। बाकी शियर फोर्स से भी निकाला जा सकता है, टॉर्शन, ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन की जाएंगी। और कैसे निकाल सकते हो, यानी बेंडिंग से इतनी स्ट्रेन एनर्जी आ गई, साथ साथ में जो एनर्जी है और एक तरीके से निकाली जा सकती है, हाफ ऑफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। लेकिन ये जो फार्मूला है इसके कुछ लिमिटेशन है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इस फार्मूले को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में भी लगा सकते हो, इंडिटरमिनेट में, वो लीनियर वेरिएंग हो या ना हो, कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन जो ये यूज टू हमने लिखा है हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन, इसकी कुछ लिमिटेशन है। यानी कौन सी लिमिटेशन है इसकी, इसको सिर्फ आप लीनियर इलास्टिक सिस्टम्स के लिए लगा सकते हो, या फिर हुक्स लॉ जो फॉलो करता है, हुक्स लॉ जहाँ पे फॉलो होता है वहीं पे ही लगाया जा सकता है, ठीक। और जैसे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी डिफ्लेक्शन शुड बी लीनियर, डिफ्लेक्शन कर्व क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन कर्व शुड बी लीनियर, शुड बी लीनियर, लीनियर। यानी इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि बेंडिंग से, या मतलब जो भी स्ट्रेन एनर्जी आपको लगाना है, इस फार्मूले की कुछ लिमिटेशन है। लेकिन ये फार्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस क्वेश्चन से लग जाता है, पर कभी कभी इस फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी क्या है लिमिटेशन है कि हर जगह आप इसको लगा नहीं सकते हो। क्या है, जैसे अगर लीनियर इलास्टिक है आपका सिस्टम है, या भी जो भी मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अभी हम आगे बताएंगे कि हुक्स लॉ क्या है, और डिफ्लेक्शन का जो कर्व है वो शुड भी लीनियर होना चाहिए, ठीक। तब आप इस फार्मूले को लगा सकते हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ये पॉइंट लोड था, एक आपका कैंटिलीवर है। इस कैंटिलीवर पे जब आप पी लोड लगा रहे हो तो ये जो पूरा मेंबर था, सपोज कीजिए कि एक रॉड है, तो इस जब लोड लगाओगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या सिस्टम बन रहा है, लीनियर सिस्टम बन रहा है, ठीक। तो क्या यहाँ पे लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है इस फार्मूले को। तो E इक्वल टू आप लिखोगे हाफ P इंटू डिफ्लेक्शन डेल्टा, और ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा है, इस डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है, जब हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये होता है कैंटिलीवर में PL³/3EI होता है, PL³/3EI होता है। अब कैसे होता है ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल से, तो परेशान मत होइए। पर आप इतना समझिए कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो क्या होता है, PL³/3EI। तो यहाँ पे आप रख दीजिए PL³/3EI। अब इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा P² L³/EI, ठीक। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 6 करके आप निकाल ले जाओगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या ऊपर वाला जो फार्मूला हमने बताया उस फार्मूले को भी लगा सकते हो आप, तो उस फार्मूले को एक बार आप सीख लीजिए, देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। बाकी उससे भी हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक्स सेक्शन ले लीजिए कोई, ठीक।
एक्स एक्स सेक्शन जब आपने यहाँ पे ले लिए तो इस सेक्शन पे इसके कारण जो मोमेंट होगा, तो मोमेंट जब आप लिखते हो यानी इतनी डिस्टेंस अगर हम एक्स मान लें, ऊपर वाले जो हमने वाई वाई कर लीजिए, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, तो p इंटू इतनी डिस्टेंस क्या है एक्स। किसी भी सेक्शन पे आप जो मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हो, इधर से आप जाइए तो इधर से जाने पे जो लग रहा है सीधा सीधा वो क्या हो रहा है, p इंटू दिस डिस्टेंस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा p इंटू एक्स। ये हो गई मोमेंट की इक्वेशन हो गई। अब हमारा जो थ्योरम कहता है स्ट्रेन एनर्जी का, वो कहता है हाफ एम स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई कितना 2EI। तो इसी में आपको रखना है। इसी में जब आप रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा बताइए। एम की जगह आप रख दीजिए p इंटू एक्स। अब इसको स्क्वायर भी करना, ध्यान देना, हम स्क्वायर करना भूल जाते हैं तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा 2EI। अब ये जो 2EI है एक कांस्टेंट है, इसको आप सीधे सीधे बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2EI। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर रखिए। तो p भी क्या है, लोड जो आप लगा रहे हो वो कांस्टेंट है, 10 किलो न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन का फिक्स है एकदम। तो इसको और इस टर्म को हम बाहर ले आए। ठीक, इसको हम जब बाहर ले आए और इसको बाहर ला के हम इसको कैपिटल A बोल दे रहे हैं। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है 0 टू L करना है। अब यहाँ पे लेंथ 0 थी और यहाँ तक आने पे कितनी है, L है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो पावर है ये इंक्रीज हो जाती है। पावर कितनी होती है, इंक्रीज, लेकिन डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होती है। तो एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 3। और जो पावर ऊपर आएगा उसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद लिमिट लगाना है कहाँ से, 0 टू L। ये हो गया आपका। फिर ये तो बाहर जो हमने माना वो यही रहेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, x³। फिर हम अपर लिमिट रखते हैं, ये 3 भी आप बाहर रख लो। ऊपर क्या रखते हैं, अपर लिमिट, तो L³ हो जाएगा माइनस एक्स जगह 0 रख दीजिए, 0 का क्यूब। अब ये फाइनल जो आंसर आ गया आपका वो आ गया a/3 और L³। अब a की जगह वहाँ रख दीजिए, तो a की जगह क्या है, p स्क्वायर है, a की जगह p स्क्वायर बाई 2EI है, p स्क्वायर बाई 2EI है ये a की जगह। और बाकी 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, जो 3 है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए और बचा क्या, L³। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से p स्क्वायर L³ बाई कितना 6EI। यही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। ठीक, इतनी चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। आ गई होगी यार, नहीं आई तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा जाए तो ऐसे निकालते हैं। हालांकि आपको स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि किस स्टैंडर्ड केस में कितनी होती है, तभी आप फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे एग्ज़ाम टाइम में, नहीं तो भटक जाते हैं लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे 2 बार आ जाएगी। अब देखते हैं कुछ, इसी से हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं स्ट्रेन एनर्जी में, आप देख लीजिए। स्ट्रेन एनर्जी अब जो स्ट्रेन एनर्जी है कुछ स्टैंडर्ड केस में आपको याद होना चाहिए, जैसे कैंटिलीवर का और सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, इसको हम बोल रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बीम। अब ये जो 3 केस हमने स्टैंडर्ड कैंटिलीवर ले लिया एक, और सिंपली सपोर्टेड बीम, इसकी स्ट्रेन एनर्जी एग्जाम में पूछी जाती है, रेशियो वगैरह पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, कैंटिलीवर में अब 2 केस बनते हैं। एक ड्यू टू पॉइंट लोड कारण, यानी पॉइंट लोड, जो आपका कैंटिलीवर का मेंबर है उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, और ये क्या है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो पहले लेक्चर में आपको हमने बताया था कि पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है,
वही वाला जो समझाया था हमने फ्रेम से, वो पॉइंट लोड है, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सेम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड में भी क्या होगा, पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, और यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी आती है वो आप सीख लीजिए, देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए, जैसे कैंटिलीवर है एक, आपने पी लोड लगा दिया, तो पी लोड के कारण अगर ये यल लेंथ है तो इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी आई थी, यू अभी अभी आपने देखा है वो क्या था, पी स्क्वायर यल क्यूब अपान 6 ई आई। इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वगैरह दी गई है, ई वाई वगैरह कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। और एक क्या यूनिफॉर्मली लोड हो, जैसे सपोज कीजिए इस तरह से है, तो इस तरह से जो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ था और वहाँ पे डिफ्लेक्शन ऐसे होगा पॉइंट लोड के कारण, ऐसे सपोज कीजिए। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेगा, डेल्टा मैक्सिमम, मिड पॉइंट पे ही लोड लग रहा है, पी कहाँ पे लग रहा है, मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो आगे आप देखोगे WL/4 होता है, और यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, तो इसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, देखिए यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ डिफ्लेक्शन होगा, जहाँ स्ट्रेन होगा, वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी होगी। अब इस पे जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो आप यानी इसका जो ग्राफ बनता है लीनियर बनता है, इसको भी आप निकाल सकते हो इसी फार्मूले से, जो हमने बताया था उस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो इसका तो स्ट्रेन एनर्जी आपको पता चल गया। बाकी इस केस में आपको याद रख लेना है, हालांकि जो फार्मूला हमने बताया m²dx/2EI, उससे आप निकालोगे तो वो आता है WL² L⁴/40 EI, और यहाँ पे जो आएगा स्ट्रेन एनर्जी वो आएगा W² L⁴/24 EI। सर ये क्यूब कर लीजिएगा, हाफ P × डिफ्लेक्शन लेंगे तो PL⁴/4